welcome to the Commerce JRF Adda platform. This is Soumya here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in Commerce. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का आपका मॉक टेस्ट पेपर 1 है। कॉमर्स की कंटिन्यूसली एमसीक्यू सीरीज यूनिट वाइज जो है वो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हैं। विद डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने एमसीक्यू सीरीज सॉल्व कराई है। साथ ही में मैं पेपर 1 के मॉक टेस्ट भी आप लोगों को करा रही हूँ। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। The first question on your screen, arrange the following terms in the order of increasing the abstractness. ये क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन यूनिट से है। Your options are मोबाइल टेलीफोन, एंड्रॉयड फोन, कम्युनिकेशन डिवाइस और टेलीफोन। तो ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, वो भी एब्स्ट्रैक्टनेस के अकॉर्डिंग। अब एब्स्ट्रैक्टनेस क्या होता है? देखिए कम्युनिकेशन में बहुत सारे ऐसे वर्ड दे दिए जाते हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब एब्स्ट्रैक्टनेस ही समझ नहीं आ रहा तो फिर क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पर एब्स्ट्रैक्टनेस का मतलब होता है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ब्रॉड कॉन्सेप्ट, वाइडर कॉन्सेप्ट। तो आपको वाइडर कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें लगाना है। अभी किस तरीके से लगाना है आइए सॉल्व करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्पेसिफिक, मतलब हमें ब्रॉडर तक जाना है ना, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इसे ही बोलते हैं आपका ब्रॉडनेस। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे ब्रॉड फिर उससे ब्रॉड फिर उससे वाइडर, ऐसे करके। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आने वाला है आपका एंड्रॉयड फोन। अब मैम एंड्रॉयड फोन क्यों आया सबसे कम? इसके अंदर सबसे कम एब्स्ट्रैक्टनेस होती है, सबसे कम ब्रॉडर कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये स्पेसिफिक होता है। अच्छा एक बात बताइए, इतने सारे फोन्स आते हैं, इतने सारे फोन आते हैं मार्केट में, तो इतने सारे फोन जो आते हैं वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हुआ, उसमें से एक पर्टिकुलर एक फोन उठाया आपने, एंड्रॉयड फोन। एंड्रॉयड फोन क्या ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल नहीं, ये तो स्पेसिफिक है। बहुत एक फोन के बारे में बात करी जा रही है, सारे फोन्स के बारे में बात नहीं करी जा रही है। इट्स नॉट अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, इसके अंदर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, ये तो स्पेसिफिक है। जैसे मैंने आपसे बोला इतने सारे सोप रखे थे और आपने एक लक्स का सोप उठा लिया, ठीक है, तो ब्रॉडर थोड़ी ना है, लक्स तो एक स्पेसिफिक हो गया ना, इसलिए एंड्रॉयड फोन तो एक स्पेसिफिक है। अब इससे ज्यादा देखते हैं, ठीक है, इससे अगर हम ज्यादा की बात करें फिर आता है आपका मोबाइल टेलीफोन नंबर 2 पे। देखिए एंड्रॉयड फोन से थोड़ा सा ज्यादा अगर हम बात करें मोबाइल टेलीफोन की, तो मोबाइल टेलीफोन के अंदर वेराइटीज होती हैं, ठीक है। मोबाइल टेलीफोन एक पर्टिकुलर आप जाके दुकान से नहीं मांग लोगे कि मोबाइल टेलीफोन दे दो, आ रहा है समझ में? तो ये इससे ज्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। मोबाइल टेलीफोन के अंदर और भी वेराइटीज होती हैं। उसके बाद फिर आते हैं टेलीफोन के अंदर। टेलीफोन टेलीफोन आपके बहुत तरीके के थे, लैंडलाइन भी होता है टेलीफोन, ठीक है। एक आपके पुराने जमाने में टेलीफोन चला करते थे, कैसे चलते थे वो, यहाँ पे कान पे लगा के चलते थे, तो उसमें भी बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ज्यादा है टेलीफोन के अंदर, मोबाइल टेलीफोन से भी ज्यादा। अब देखो टेलीफोन के अंदर मोबाइल टेलीफोन आता है, टेलीफोन में भी कौन सा टेलीफोन चाहिए आपको? मोबाइल वाला टेलीफोन चाहिए, ठीक है। लैंडलाइन भी आता है, सेलुलर भी है, और आपके वो पुराने जमाने में चला करते थे वो भी है, ठीक है। वायरलेस वाले भी टेलीफोन के अंदर ही आ जाते हैं, तो टेलीफोन उससे भी ज्यादा मोबाइल टेलीफोन इसके अंदर आता है, ठीक है। फिर लास्ट में आपका कम्युनिकेशन डिवाइस, जो सबसे ज्यादा ब्रॉडनेस होता है। देखिए कम्युनिकेशन डिवाइस तो फोन भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, टेलीग्राफ भी हो सकता है, ठीक है। कितने सारे आ गए कम्युनिकेशन डिवाइसेस में। तो आपको छोटे से बड़े तक जाना था, यानी आपको स्पेसिफिक से जनरल में जाना था। तो सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्टनेस कौन से में आती है मैम? सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्टनेस या सबसे ज्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपका कम्युनिकेशन डिवाइस होता है। कम्युनिकेशन डिवाइस के अंदर तो कितना कुछ आता है। आप फोन के थ्रू बात कर सकते हो, आप ईमेल के थ्रू बात कर सकते हो, आप व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हो, आप फेसबुक के थ्रू बात कर सकते हो, आप टेलीग्राफ के थ्रू बात कर सकते हो, आप फोन के थ्रू बात कर सकते हो, ठीक है। कितना सारा आ गया। और सबसे कम किस में होता है? एंड्रॉयड फोन। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ही स्पेसिफिक है, एक फोन की बात करी जा रही है, सिर्फ आप एंड्रॉयड फोन से ही बात करोगे। लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइस में सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्टनेस होती है, इसमें तो आपके पास इतने सारे मेथड्स होते हैं यूज करने के लिए, ठीक है। इसे सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन डिवाइस में होता है, सबसे कम एंड्रॉयड फोन है, ठीक है। एंड्रॉयड फोन के बाद आपका मोबाइल टेलीफोन है, टेलीफोन के अंदर मोबाइल टेलीफोन आ रहा है, आप देख रहे हो ना। तो मैं आपको अगर चार्ट बनाऊं तो सबसे पहले कम्युनिकेशन डिवाइस आता है जी, इसके अंदर आपको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट टेलीग्राफ, ईमेल, फोन, टेलीफोन सब आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आता है टेलीफोन, अगर उल्टा चले तो सब उससे कम टेलीफोन के अंदर, टेलीफोन के अंदर भी मोबाइल टेलीफोन, और मोबाइल टेलीफोन के बाद भी आपका एंड्रॉयड फोन सबसे छोटा। तो अब देखो हम लोग कैसे गए हैं ना, छोटे से बड़े में, इंक्रीजिंग एब्स्ट्रैक्टनेस,
पहले आपका एंड्रॉइड फोन, फिर आपका मोबाइल टेलीफोन, मोबाइल टेलीफोन के बाद टेलीफोन, टेलीफोन के बाद कम्युनिकेशन डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आपको स्पेसिफिक से जनरल में जाना है, ठीक है। जैसे लक्स चूज करा, फिर लक्स के बाद अगर मैं आऊं यहाँ पर तो आपका क्या आ जाएगा, फेस सोप। फेस सोप, ठीक है। फेस सोप के बाद में आ जाऊंगी फिर सोप पे, तो उसमें नहाने के भी सोप आ जाएंगे, फेस के भी आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से, फिर उससे ज्यादा, तो इस तरीके से एब्स्ट्रैक्टनेस के हिसाब से आपको यहाँ पे टिक लगाना था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। BADC यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का है। In naturalistic observation, the practice of dichotomous recording whether a behavior occurs or not constitute cluster sampling, time interval sampling, 1-0 sampling और continuous real time sampling। अच्छा, कीवर्ड आपको बताती हूँ यहाँ पर। कीवर्ड है यहाँ पर behaviors occurs और not, यही कीवर्ड है। अगर जिसने पढ़ा होगा वो टिक लगा देगा, नहीं तो क्वेश्चन पढ़ते रहिए, कुछ समझ नहीं आएगा आपको। इसमें क्या बोला गया है, पहली बात तो डायक्टोमिस क्या होता है। देखिए, डायक्टोमिस जब होता है, जब आप किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उसे बोलते हैं डायक्टोमिस, दो पॉसिबल आउटकम्स। अब इसमें क्या बोला है, जब आप नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करते हो, किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो आप, तो उसमें क्या होता है कि आप बिहेवियर जो है ना उसका होगा या फिर नहीं होगा, बिहेवियर अकर्स और नॉट, यही इसका कीवर्ड है, याद कर लीजिए। तो इसका आंसर होगा 1 और 0 सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग नहीं हो सकता। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, 100 लोग हैं और 100 लोगों को मैंने 5-5 के ग्रुप में बांट दिया, क्लस्टर्स में बांट दिया। अब उन 5-5 के ग्रुप में से मैं रेंडमली कोई 5 वाला ग्रुप उठा लूंगी, कोई सा भी, तो वो ग्रुप मल्टीपल ग्रुप्स में बांट देते हैं उसको, वो चीज तो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आपको कीवर्ड याद रखना है, अगर कहीं भी ऑप्शन में आ जाए बिहेवियर अकर्स और नॉट, या फिर प्रेजेंस और एब्सेंस, मैं आपको एक और बताती हूँ इसका, या फिर बिहेवियर प्रेजेंस और एब्सेंट, प्रेजेंट और एब्सेंट भी अगर आ जाता है तो आंख बंद करके 1 और 0 सैम्पलिंग लगाइएगा। देखिए, 1 और 0 सैम्पलिंग क्या बोलता है कि अगर हम किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं एक स्पेसिफाइड इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, तो हम उस टाइम ये देखते हैं कि उसका बिहेवियर उस टाइम इंटरवल के अंदर प्रेजेंट है यानी 1 है, या फिर एब्सेंट है या फिर 0 है। ये चीज बताती है आपकी 1 और 0 सैम्पलिंग। तो कहीं भी अगर आपको दिख जाए बिहेवियर अकर्स और नॉट, बिहेवियर प्रेजेंट और एब्सेंट, तो आप आंख बंद करके 1 और 0 सैम्पलिंग पे टिक लगाएंगे। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर स्टूडेंट्स कमिटमेंट, एंगेजमेंट एंड परसिस्टेंट इन सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग। अच्छा, यहाँ पर क्या समझ में आया, सेल्फ डायरेक्टिंग मतलब आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, खुद को डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो ये काम आप कौन सा ड्राइविंग फोर्स आपको ये काम कराता है कि आप खुद से करिए, खुद से एंगेज होइए बाहर की चीजों से, खुद से लर्न करिए। तो इसमें फिक्सेशन, मेटाकॉग्निशन, असेसमेंट या फिर मोटिवेशन, बताइए। तो देखिए, खुद से अगर कोई चीज करने की लगन, जिसे बोलते हैं ना लगन होना, किसी चीज को भी काम करने सा, चाहे वो सीखना है, चाहे वो कोई भी काम लगा लीजिए, तो वो हमेशा इंट्रिंसिक मोटिवेशन की वजह से ही कर पाओगे आप। मोटिवेशन अभी देखा नहीं है, जैसे दृष्टि IAS है और बहुत सारे आपके PW है, कितने सारे शॉर्ट्स फीड में, जो आपका शॉर्ट्स फीड्स आप दिखते होंगे कि उसमें कितना ज्यादा आपको लेक्चर वहां पे मिलेगा, और आप लोगों को 2 मिनट देख के तो क्या लगेगा, हाँ हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है, हाँ हमें आगे अपने फ्यूचर में कुछ करना है, लेकिन 2 मिनट बाद वो एकदम से गायब मोटिवेशन, बिकॉज इट वॉज नॉट योर इंटरनल मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इट्स योर एक्सटर्नल मोटिवेशन। यानी आप 2 मिनट सुनते हो, 2 मिनट आपको लगता है कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, देखिए जो ये सर हैं ये ऐसे बोल रहे हैं, देखिए ये ऐसे पढ़ा रहे हैं, मुझे इनसे पढ़ना है, या फिर मुझे हाँ IAS बनना है, या मुझे नीट का एग्जाम क्लियर करना है। लेकिन जब तक खुद के अंदर से अगर आपको वो नहीं आएगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सो इट्स ऑल अबाउट इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। अंदर से जब तक अगर आपको वो मोटिवेशन नहीं आएगा, तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ये जो बाहर जो शॉर्ट फिट्स चलती है ना, जो आप लोग पूरे दिन स्क्रॉलिंग करते रहते हो इंस्टाग्राम पे, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो 2 मिनट का मोटिवेशन होता है। जब तक आप देखोगे 10 मिनट आपको रहेगा कि हाँ आपको कुछ करना है, विद इन 30 मिनट्स आप भूल जाओगे और आप वही स्क्रॉलिंग फिर से इंस्टाग्राम रील्स देखना आप शुरू कर दोगे। तो वो कभी भी आपको सक्सेसफुल लाइफ में नहीं बनाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक आपके खुद के अंदर से लगन नहीं आती है, खुद के अंदर से इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं आता, तब तक आप सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग नहीं कर पाएंगे,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। और ये बिल्कुल फैक्ट है। इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करना छोड़ दीजिए, अंदर से मोटिवेशन लाइए, तभी जाके कुछ होगा। नहीं तो ये तो अपना पैसा कमा ही रहे हैं टीचर्स तो। चलिए नेक्स्ट है आपका हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का क्वेश्चन लगाइए कमेटी से। देखिए ये क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर मतलब जरूर। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा अगर ना आए तो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 110% है। सारी कमिटीज प्री से लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंस तक आपको पढ़नी है। यहाँ पर है आपका सैडलर कमीशन, हार्टॉग कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन और आपका यशपाल कमेटी। इनका एक फोकस एरिया बताया हुआ है यहाँ पर कि किस पे ये जो कमेटी है वो फोकस करती है। तो सबसे पहले मैंने आपको सैडलर कमीशन का एक क्वेश्चन भी बताया था कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी पे फोकस करती है। तो ये मैम कैलकाटा यूनिवर्सिटी पे फोकस करती है। तो ए का फोर्थ, फंक्शनिंग ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। ठीक है, राधा कृष्णन कमीशन का सबको पता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, फिर आपका आता है हार्टॉग कमेटी, ये जो है आपकी कंप्रहेंसिव रिपोर्ट पे फोकस करती है ऑन एजुकेशन इन इंडिया। फिर आपकी यशपाल कमेटी जो कि फोकस करती है यूजीसी और एआईसीटी किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, वो यशपाल कमेटी का काम होता है। तो यहाँ पर आपका ए का फोर्थ हो जाएगा और आपका बी का थर्ड हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। अगर आप ये कीवर्ड भी याद रख लेते हो ना तो भी आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना कि सैडलर कमीशन कैलकाटा यूनिवर्सिटी से है। ठीक है, यशपाल कमेटी आपकी यूजीसी और एआईसीटी की फंक्शनिंग से है। राधा कृष्णन तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है ही। ठीक है, आप कीवर्ड बनाइए और इसको याद करिए कमेटी को। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इन एंशियंट इंडिया हैड अ 6 कॉलेज अंडर देम एंड हैड अ लॉट ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन देम। वो कौन सी यूनिवर्सिटीज है जहां पर जिसके अंडर 6 कॉलेज हुआ करते थे और आपस में ये लोग अपने आइडियाज जो है वो एक्सचेंज करते थे। श्री धन्य कटक, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला और विक्रमशिला। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। फैक्चुअल का मतलब लर्न करने वाली चीज है, समझने वाला नहीं है। ये तो फैक्चुअल डेटा है और वो आपको याद करना है। तो इसके अंदर जो आंसर हो जाएगा वो आपका नालंदा एंड विक्रमशिला। ऑप्शन नंबर बी और डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नालंदा और विक्रमशिला जो है यूनिवर्सिटीज थी एशियन इंडिया की, जिनके अंदर 6 कॉलेजेस होते थे अंडर विच जो आपस में एक दूसरे के साथ आइडियाज एक्सचेंज किया करते थे। तो बी और डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, नालंदा एंड विक्रमशिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर से एक क्वेश्चन 110% आएगा, लिख के ले लीजिए। सॉफ्टवेयर आईसीटी टूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Identify the software that would be useful for statistical analysis of data generated in research study. बताइए ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज किया जाता है जब हम रिसर्च करते हैं। एसपीएसएस, इथेंटिकेट, मिनीटैब और आर। बताइए। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता अगर आपने प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर पढ़े होते तो। और मैं वो करा चुकी हूँ प्रीवियस, आप मेरा मॉक टेस्ट देखोगे उसमें मैंने कराया हुआ है कि प्लेजरिज्म के कौन कौन से आपके सॉफ्टवेयर होते थे। मैंने आपको बताया था उरकुंड है, ग्रामेकरली है और आपके क्यू टेक्स्ट था आपका, टर्टिन था आपका। ठीक है, और आपका इथेंटिकेट था। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि मैम इथेंटिकेट तो आपका प्लेजरिज्म का होता है, तो ऑटोमेटिकली बी कट जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए सी डी हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो स्टेटिस्टिकल डेटा में यूज किया जाता है वो एसपीएसएस है, मिनीटैब है और आर है। इथेंटिकेट नहीं करा जाता क्योंकि इथेंटिकेट जो है वो प्लेजरिज्म में यूज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए सी डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पीडीई का है, मैच द कॉलम। हैजार्ड्स के कुछ टर्म्स हैं और उसका डिस्क्रिप्शन है जो आपको यहाँ पे याद करना है। बताइए। रिस्क, एक्सपोजर, वल्नरेबिलिटी और रेस्पॉन्स। रिस्क का क्या मतलब है? रिस्क का ये मतलब है कि जब आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर इतना ज्यादा अर्थक्वेक जो है वो देखने को मिला है, मतलब और भी जगह मिला है, फरीदाबाद वगैरह हरियाणा में भी कई जगह मैंने देखा है, सुना है मैंने, न्यूज में हुआ था, लेकिन दिल्ली में जो है वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था। और उस टाइम इतना ज्यादा, मतलब पहली बार मैंने अर्थक्वेक को मतलब फील किया था कि कितना ज्यादा डेंजरस है वो चीज। और सुबह के कुछ 5 साढ़े 5 बजे के आसपास अर्थक्वेक आया था दिल्ली में कुछ टाइम पहले अभी।
और वहां पे जो है हमने खुद पर्सनली मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था, और वो बहुत ही ज्यादा, अगर बात करें तो बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस था वो। उस टाइम पे ऐसा लगा था कि अभी सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये क्या होता है, रिस्क जो है ना, उसमें ये देखना होता है आप कितनी बार दिल्ली में आ रहा है। अब दिल्ली में हम मैंने तो एक ही बार एक्सपीरियंस किया है, लेकिन उसके बाद भी मैंने सुना है कि कुछ जगह जो है वो एक दो बार और आया है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स देखा जाता है कि कितनी बार जो है वो नेचुरल डिजास्टर होगा जिससे लॉस होने की संभावना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स जो देखा जाता है वो रिस्क के अंदर देखा जाता है। तो दिल्ली में कई बार ये चीज हुआ है, और अर्थक्वेक का खतरा बहुत ज्यादा है यहाँ पर, क्योंकि कितनी बार जो है वो अर्थक्वेक यहाँ पर फील करा गया है, कई बार हुआ भी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स की अगर बात करते हैं तो वो आपका रिस्क से रिलेटेड होता है। अगर बात करें एक्सपोजर की, एक्सपोजर का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि कौन सा पॉपुलेशन जो है ना, और कहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा रिस्क पे है। यानी अगर मैं बात करूं आपके किस लोकेशन पे ज्यादा है, जैसे अगर आपने सुना होगा कि अर्थक्वेक जो है वो आपके नेपाल वाले ज्यादा इलाके में शायद, इफ मतलब मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट मैंने कहीं पढ़ा है या न्यूज में देखा है कि जो नेपाल का जो साइड है ना, वहां पे बहुत ज्यादा खतरा होता है अर्थक्वेक आने का। तो वो देखना पड़ता है कि कौन सा लोकेशन, कौन सा कहाँ पे कौन सा पॉपुलेशन है जो ज्यादा रिस्क पर है, भाई कहाँ पे ज्यादा जो है वो अर्थक्वेक होने के चांसेस होते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपोजर। जहाँ पे आप लोकेशन देखते हो, लोकेशन और पॉपुलेशन स्ट्रक्चर जहां पे बात की जाए वहां पर एक्सपोजर होता है। फिर आता है आपका वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस। आपको पता है कि वॉल्केनो के पास जो ज्यादा एरिया जहां सिटी है, जैसे वॉल्केनो है कहीं पर और उसके जो आसपास की सिटी होती है, तो वो ज्यादा वल्नरेबल होती है, ज्यादा होती है ना वल्नरेबल की, सबसे ज्यादा खतरा उनको ही होता है। तो आप कितने प्रिपेयर हो, कितने प्रिपेयर हो कि आपको पता है कि वोल्केनो के पास ये सिटीज है वो ज्यादा खतरे में, तो आपका प्रिपरेशन कितना है उसको बचाने में। सो डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस की बात आती है तो वल्नरेबिलिटी। फिर आता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब आप क्या एक्शन लोगे लॉस को कम करने के लिए, क्या एक्शन है, क्या प्लान है आपके। ठीक है, सो यहाँ पर आपका ए का थर्ड और बी का, सॉरी ए का सेकंड और बी का थर्ड जहाँ पे आ जाए टिक लगा दो, और सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका यहाँ पर इंडियन सिलोजिज्म हेताभावास से क्वेश्चन है, हेताभावास से क्वेश्चन जरूर आता है। विच आर द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट इज अ फेलिशियस एज पर क्लासिकल इंडियन लॉजिक बिकॉज ऑफ द मिडल टर्म बीइंग टू नैरो। मैंने वाइड वाला बताया था आपको, सव्य विचारा के अंदर साधारण असाधारण अनूप समरी आता है। सव्य विचारण का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, इरेगुलर मिडल है। ठीक है, मिडल टर्म आपका क्या है, इरेगुलर है। उसके अंदर अगर आपका मिडल टर्म वाइड है, पॉजिटिव में भी प्रेजेंट है नेगेटिव में भी प्रेजेंट है, तो क्या होता है। और अगर सिर्फ मैंने आपको बताया था, चलिए आंसर लगाइए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, द मिडिल टर्म बीइंग टू नैरो। वाइड होता तो मैंने बताया था वाइड में क्या आता है, वाइड होता है तो साधारण हो जाता है, क्योंकि वो पॉजिटिव में भी प्रेजेंट है मिडिल टर्म और नेगेटिव में भी प्रेजेंट है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या होता है बताइए, पहले तो नाम इसका क्या होगा। तो साधारण में तो वाइड होता है, तो मैम असाधारण में क्या होगा, वाइड टर्म मिडिल टर्म जो होगा वो नैरो होगा। ठीक है, इसका तो क्या होगा, पहले तो नाम बता दिया मैंने इसका, असाधारण। क्या बोलते हैं, असाधारण। जो साधारण होता है उसमें मिडिल टर्म वाइड होता है, यानी प्रेजेंट जो होगा वो पॉजिटिव में भी होगा नेगेटिव में भी होगा बेटा। ठीक है, लेकिन जो असाधारण होता है उसमें जो आपका मिडिल टर्म होता है वो नैरो होता है। और इसका ऑप्शन होगा साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट्स ऑडिबल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो आपका मिडिल टर्म है वो माइनर टर्म के साथ यहाँ पर उसका रिलेशन होता है, यानी जो साउंड है वो ऑडिबल के साथ कनेक्ट है। वही आवाज जो है वो सुनाई ही तो देती है, आवाज ना दिखाई देती है ना फील कर सकते हो, बट साउंड जो क्या होता है ऑडिबल होता है। क्या होता है, साउंड ऑडिबल। बिकॉज इसमें क्यों ये नैरो होता है, ये नैरो मैम इसलिए होता है क्योंकि इसका जो मिडिल टर्म है वो माइनर टर्म के साथ आपका रिलेट करता है, इसी वजह से मिडिल टर्म यहाँ पर नैरो होता है।
चलिए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। अब आते हैं आपके एब्रिविएशंस। तो मैंने आपको बोला था एब्रिविएशंस याद करके जाइएगा, ETAL, OPCT, एंटे, वाइड, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ द एब्रिविएशन एंटे यूज्ड इन द एकेडमिक राइटिंग। यूज करते हैं ना हम लोग, बताइए। एंटी क्लॉक, वो वाला एंटी, ANTE, बताइए। एंटी, एंटी का क्या मतलब होता है? एंटी, एंटी का मतलब बिफोर, बिफोर होता है इसका मतलब, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो आपका फुल फॉर्म होता है, या फिर आप बोल सकते हो बिफोर। चलिए, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा आपका। सारे याद करके जाइएगा इसके जितने भी हैं। नेक्स्ट है आपका लर्निंग स्टाइल से क्वेश्चन है। विच लर्निंग स्टाइल इन्वॉल्व्स द एक्सटेंट टू विच स्टूडेंट अप्रोच लर्निंग मटेरियल इन अ वे दैट हेल्प्स देम अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे आपका कीवर्ड है अंडरस्टैंड, समझता है। जो भी उसको लर्निंग मटेरियल दिया हुआ है तो वो उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करना जो स्टूडेंट है, तो वो कौन सी लर्निंग स्टाइल होती है? सरफेस स्टाइल्स, इंपल्सिव स्टाइल्स, डीप स्टाइल्स और रिफ्लेक्टिव स्टाइल्स, बताइए। अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना, डीप स्टाइल के अंदर आता है। किसी चीज को गहराई से समझोगे, डीप का मतलब भी गहराई होती है, तो किसी चीज को जब अच्छी तरीके से समझोगे तो उसको डीप स्टाइल्स के अंदर बोला जाता है। तो आंसर आपका डीप स्टाइल करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैं आपको छोटा छोटा समझा देती हूँ। सरफेस स्टाइल क्या होता है? सरफेस स्टाइल का मतलब ये होता है, आपको कोई काम दिया था, स्टूडेंट को टास्क दिया था, उसने कुछ ना समझा, ना उसने कुछ उस चीज की मीनिंग निकाली, उसका काम था टास्क उसने कंप्लीट करके छुट्टी कर दी, ठीक है। तो यानी उसने कुछ नहीं समझा उस चीज से, उसको एक टास्क दिया था, उसने कंप्लीट कर दिया, सिंपल। इसको कहते हैं सरफेस स्टाइल। इम्पल्सिव स्टाइल क्या होती है? इम्पल्सिव स्टाइल जल्दी जल्दी में, जल्दी जल्दी में मतलब चीजें समझी है ना, कोई इंफॉर्मेशन भी आपने कोई ढंग से कलेक्ट नहीं करी, कुछ चीजें सर्च नहीं करी आपने, और जल्दबाजी में आपने चीजें सीखी है, ठीक है। फिर होता है रिफ्लेक्टिव स्टाइल। रिफ्लेक्टिव स्टाइल में क्या होता है, जो बच्चा होता है ना, बहुत ही स्लो में रिस्पॉन्स करता है, बहुत स्लो में, बहुत टाइम लगाता है, बहुत टाइम लगा के रिस्पॉन्स करता है, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि वो मिस्टेक्स बहुत कम करता है। फ्यूअर मिस्टेक्स डन बाय हिम, यानी बहुत ही कम मिस्टेक करते हैं रिफ्लेक्टिव स्टाइल्स वाले। वो रिस्पॉन्स तो बहुत धीरे देते हैं, रिस्पॉन्स तो उनका इतना धीरे होता है, लेकिन वो मिस्टेक्स बहुत कम करते हैं। भाई इसका उल्टा क्या, इम्पल्सिव, जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं पर चीजें बहुत गलत चीजें हो जाती है, ठीक है। और सरफेस स्टाइल कौन सा होता है? जितना काम दिया उतना कर लिया, कुछ समझने से मतलब यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बात जहाँ पे भी की गई है वो डीप स्टाइल के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका असेसमेंट से क्वेश्चन। Which of the following types of assessment would be most beneficial of assessing a student's ability to debate? फॉर्मेटिव, समेटिव, इप्सेटिव एंड परफॉर्मेंस। देखिए, अगर आपको सारी चीजों के बारे में पता होगा तो आप लगा दोगे। फॉर्मेटिव तो असेसमेंट वो होता है जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे चेक करते हैं बच्चों के, ठीक है। समेटिव कौन सा होता है? जो हम लोग एट द एंड में ग्रेड दिया जाता है। इप्सेटिव क्या होता है? पास्ट परफॉर्मेंस को करंट परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन किया जाता है। तो इसमें ऐसे कोई बात बोली नहीं गई है, तो ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पे राइट हो जाएगा, परफॉर्मेंस असिस्टेंट। देखिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट में क्या होता है, जब भी कोई बच्चा डिबेट कर रहा होता है ना, कोई स्टूडेंट जब डिबेट नहीं होता क्लास में, तो उसको ऑब्जर्व किया जाता है उस टाइम पर कि वो किस तरीके से अपने पॉइंट्स को यहाँ पर जो है रख रहा है, किस तरीके से वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है, ठीक है, वो चीज देखी जाती है, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस असेसमेंट। तो ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का है, इमीडिएट इन्फ्रेंस। यहाँ से एक क्वेश्चन 110% आएगा, लिख के ले लीजिए विद गारंटी। इमीडिएट इन्फ्रेंस से एक क्वेश्चन 110, मैं 1010% लिखने को तैयार हूँ, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट ऑल बेवरेजेस आर लिक्विड? पहले मैं आपको छोटा सा समझा देती हूँ, अगर किसी को इमीडिएट इन्फ्रेंस के बारे में नहीं पता, फिर ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। इसके अंदर तीन फॉर्म होते हैं, कन्वर्जन, ऑब्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन, ठीक है।
सबसे पहले कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब होता है बदलना। इसमें कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ बदल दीजिए, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट के साथ बदल दीजिए। कैसे, देखिए, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है नो एस इज पी, तो एस क्या है सब्जेक्ट, पी क्या है प्रेडिकेट। ठीक है, यहाँ पर एस पी की जगह कुछ भी हो सकता है, एस पी की जगह नो फ्लावर इज पॉट भी हो सकता है। तो जो पहला वर्ड आता है आपका, वो आता है आपका सब्जेक्ट, और जो लास्ट का होता है उसे बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड को आप सब्जेक्ट बोलोगे और लास्ट वर्ड को प्रेडिकेट बोलोगे। तो नो एस इज पी, यानी ये सब्जेक्ट है एस और पी प्रेडिकेट है। आपको बस अदला बदली करनी है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, बाकी सब सेम रहेगा। तो आप यहाँ पे देखो, नो तो सेम ही है ना आपका, बस क्या बदल गया, एस की जगह पी आ गया, पी की जगह एस आ गया, बस कन्वर्जन में आपको इतना करना है। ठीक है, बाकी आप ये देखिएगा ओ के फॉर्म में जब कन्वर्जन, जो सम नॉट वाली पोजीशन होती है बेटा, सम नॉट पोजीशन में जो है वो कन्वर्जन नहीं अप्लाई होता। एक ये आप पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। अगर सम नॉट वाला सिचुएशन आ जाएगा, जैसे सम फ्लावर्स आर नॉट पॉट, सम फ्लावर्स आर नॉट पॉट, अगर ये आ जाता है सेंटेंस, तो अगर बोलते हैं इसका कन्वर्जन करो, तो कन्वर्जन यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं ऑबवर्जन। ऑबवर्जन में क्या किया, पहले तो आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज किया था, अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या चेंज करना है यहाँ पर, ये जो आपका क्वांटिफायर है आपको ये चेंज करना है। ठीक है, आपको फ्लिप करनी है क्वांटिटी, साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या लगाना है, नॉन ऐड करना होता है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी। हम्म, ठीक है, इसे इमीडिएट इन्फ्रेंस का चार्ट इससे अच्छा नहीं हो सकता है वैसे, फिर भी मैं देख लेती हूँ कोई इजी हो। बट यहाँ पे तो सब यही है सेम वाला, यही मुझे इजी लगा थोड़ा सा बताने के लिए। आई थिंक यही चार्ट है, सब जगह यही चार्ट दिए हुए हैं, कुछ अलग से चार्ट है नहीं यहाँ पर। हम्म, ठीक है, तो यही सबसे इजी है, देखिए इसमें सब दिया हुआ है। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, देखिए कन्वर्जन में जो है ना, वो सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज करना बस, पहला लास्ट में ले आना, लास्ट वाला पहले ले आना, और कुछ चेंज नहीं करना है। याद रखिए, फर्स्ट सेंटेंस में हमें सिर्फ खाली कन्वर्जन में क्या करना होता है मैम, हमें सिर्फ सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से बदलना होता है, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट से बदलना होता है, बाकी चीजें सेम होती है। बस जो सम नॉट वाली पोजिशन होती है ओ वाली, उसमें नॉट वैलिड होता है कन्वर्जन। दो पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट ऐड करिए, ऑबवर्जन। ऑबवर्जन में हमें कुछ नहीं चेंज करना होता है, हमें सिर्फ क्वालिटी चेंज करनी होती है। क्या चेंज करनी होती है ऑबवर्जन के अंदर, सिर्फ हमें क्वालिटी चेंज करनी होती है। क्वालिटी का मतलब ये जो ऑल दिया हुआ है, ठीक है, ऑल जो दिया हुआ है इसको नो से चेंज करेंगे। ठीक है, सम को सम नॉट से चेंज करेंगे, जैसे ए को ई से चेंज करेंगे, और आपको आई को ओ से चेंज करेंगे। ए ई आई ओ आपने स्क्वायर ऑफ पोजीशन में पढ़ा है ना, तो वही चीज है। बाकी इसमें दो चीज, एक चीज और चेंज होगी, जो कि आपके प्रेडिकेट होते हैं ना, उसको आपको कॉम्प्लीमेंट से चेंज करना है इसके। देखिए यहाँ पर, जैसे ऑल एस इज पी, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये तो कन्वर्जन में चेंज करता है, इसमें हमें क्वालिटी चेंज करनी है। तो ऑल की क्वालिटी कौन चेंज करेगा मैम, नो, तो नो आ जाएगा ऑल की जगह। बाकी सब सेम रहेगा, लेकिन जो प्रेडिकेट होता है ना, उसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है, यानी नॉन लगाना पड़ता है। सो यहाँ पर हो जाएगा आपका नो एस इज नॉन पी। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना होगा, इसमें सारे वैलिड होते हैं और कुछ इसमें याद नहीं करना है। बस इसमें सबसे पहले आपको क्वालिटी चेंज करनी है, ऑल की जगह नो करना है, और जो आपका प्रेडिकेट है उसके साथ आपको नॉन ऐड करना होता है। फिर आता है कॉन्ट्रापोजिशन। ठीक है, कॉन्ट्रापोजिशन में क्या होता है, कॉन्ट्रापोजिशन के अंदर आप देख रहे हो, अब क्वालिटी हमने चेंज कर दी, अब क्वालिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम फिर से क्या करेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज करेंगे, लेकिन इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स पे चेंज करेंगे। जैसे ऑल एस इज पी दिया हुआ है, तो ऑल तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो एस और पी है, इनको पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज करो। पहले पी की एस की जगह पी आ जाएगा, ठीक है, और पी की जगह एस आ जाएगा, लेकिन दोनों के साथ नॉन ऐड हो जाता है। दोनों के साथ क्या ऐड हो जाता है, नॉन। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है।
और कॉन्ट्रापोजिशन के अंदर जो आई वाला सिचुएशन होता है बेटा, सम वाला, उसके अंदर नॉट वैलिड होता है। कन्वर्जन में सम नॉट में वैलिड होता है, और कॉन्ट्रापोजिशन में सम वाला जो होता है वो नॉट वैलिड होता है, और ऑब्वर्जन में सारे वैलिड होते हैं। आपको ये पॉइंट बनाना पड़ेगा, वैसे इससे इजी तरीका कुछ नहीं हो सकता। कन्वर्जन के अंदर क्या करते हैं मैम, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज किया जाता है, सबसे सिंपल, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज किया जाता है। ऑब्वर्जन में क्या होता है मैम, क्वालिटी को भी चेंज करते हैं, और जो प्रेडिकेट होता है उसके साथ नॉन लगा देते हैं। क्वालिटी को चेंज करके सब्जेक्ट जो प्रेडिकेट होता है उसके साथ नॉन ऐड किया जाता है। कॉन्ट्रापोजिशन में क्या होता है, कॉन्ट्रापोजिशन में मैम हम लोग सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ चेंज करते हैं और दोनों के साथ नॉन लगा देते हैं, दोनों के साथ नॉन लगेगा, ठीक है। तो ये चार्ट आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। इसमें सारी चीजें, एक भी चीज छूटी नहीं है। अगर आपने ये चार्ट अच्छे से कर लिया तो आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपके लिए सोचा था कि इजी से इजी चार्ट यहाँ पे लिखे, इससे इजी नहीं हो सकता जिसमें सब कुछ आए। तो आपको लॉजिकल इक्विवेलेंट बताना था, ऑल बेवरेजेस आर लिक्विड। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, ऑल बेवरेजेस आर लिक्विड। अब इसका कन्वर्जन करिए। कन्वर्जन में मैंने आपको क्या बोला था, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से चेंज करना है, यानी बेवरेजेस को लिक्विड की जगह लाना है, लिक्विड को बेवरेजेस की जगह लगाना है। तो ऑल लिक्विड आर बेवरेजेस, कहीं है यहाँ पर ऑल लिक्विड आर बेवरेजेस, तो लो आपका आंसर नंबर 3 सही हो गया, कन्वर्जन, ठीक है। बाकी अगर हम नेक्स्ट भी देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या होता है इसमें, ऑवर्जन। ऑवर्जन के हम ऑल की जगह क्या लिखते हैं, नो, नो लिखते हैं ना, और नो बेवरेजेस आर नॉन लिक्विड, प्रेडिकेट के साथ नॉन लगा देते हैं, ऑल नो बेवरेजेस आर नॉन लिक्विड। वही कॉन्ट्रापोजिशन के अंदर आते तो क्या करते, ऑल को तो वैसा का वैसा रहने देते, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ चेंज कर देते, यानी हम क्या पहले क्या करते, ऑल लिक्विड आर बेवरेजेस, और दोनों के साथ नॉन लगा देते, ऑल नॉन लिक्विड आर नॉन बेवरेजेस, ठीक है, ऑल नॉन लिक्विड आर नॉन बेवरेजेस। तो अगर यहाँ पे दो ऑप्शंस होते तो आपका फर्स्ट वाला भी करेक्ट होता, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट भी सही है और आपका थर्ड भी सही है। मैंने आपको बोला ना, कॉन्ट्रापोजिशन में ऑल, फिर हम सब्जेक्ट को प्रेडिकेट को चेंज कर देते, लिक्विड आ जाता और बेवरेजेस दोनों के साथ नॉन लग जाता। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों आंसर यहाँ पर सही है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड दोनों यहाँ पे सही है। बहुत इजी है, वैसे बहुत टफ था जब मैंने पढ़ाई की थी ये वाला टॉपिक, तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, लेकिन जब समझ में आ जाती हैं चीजें तो बहुत इजी हो जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए आप उसको छोड़ने का तो सोचिएगा भी मत। फिर है आपका फैलेसी से क्वेश्चन, ऑल फिनोमेना इन द यूनिवर्स आर सैचुरेटेड विद मोरल वैल्यूज, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट यूनिवर्स फॉर चाइनीज इज अ मोरल यूनिवर्स, व्हिच इनफॉर्मल फैलेसी इज कमिटेड। तो इसके अंदर जो है वो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन आएगा। तो मैंने आपको बताया था फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में क्या होता है कि जो पार्ट्स के लिए ट्रू है वो होल के लिए ट्रू है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर लैपटॉप के जो पार्ट्स हैं, मदरबोर्ड है, बाकी सिस्टम है, वो अगर सही है तो लैपटॉप भी सही होगा। तो वही चीज बोली है कि जितने भी फेनोमेना है यूनिवर्स में, सारे सैचुरेटेड हैं विद मोरल वैल्यूज। सो हम ये भी कंक्लूड करेंगे कि जो यूनिवर्स चाइनीज का है वो भी मोरल यूनिवर्स के अंदर आता है। तो यानी जो पार्ट के लिए ट्रू है वो आपके होल के लिए भी ट्रू है। सो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, according to the classical Indian philosophy, the source of knowledge based on the cognition of an object similar to one another which is already known to the cognizer is known as। यहाँ पर कीवर्ड है सिमिलर टू वन अनदर, देखने में एक जैसा है, मतलब एक जैसा है। तो इसका आंसर क्या होगा, शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान या उपमान। तो उपमान का क्या मतलब होता है, कंपैरिजन। उपमान का क्या मतलब होता है, कंपैरिजन। अगर मैंने कोई एक चीज देखी है और उसके जैसा ही सेम मुझे कोई दिख गया तो मैं कहूंगी अरे ये तो उसके जैसा दिखता है, कहते हैं ना हम लोग, ये तो उसके जैसा दिख रहा है, सिमिलर है, सिमिलर है, उसको क्या बोलते हैं, उपमान। उपमान का मतलब होता है इंग्लिश में कंपैरिजन करना, तुलना करना। तो मैंने किसी से देख के तुलना ही करी और इसकी शक्ल इससे बहुत मिलती है, ये तो इसके जैसा दिखता है, सिमिलर टू वन अनदर। इसका आंसर होगा आपका उपमान, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन से क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ अ टाइम व्हेन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क बिकम्स इनऑपरेटिव। तो देखिए जब आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो फेल हो जाता है या उस टाइम पे काम नहीं करता तो उस टाइम को क्या बोला जाता है, तो उस टाइम को बोला जाता है डाउन टाइम। डाउन टाइम एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होता है जब आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो इनऑपरेटिव या नॉन फंक्शनेबल हो जाता है, काम नहीं करता है, तो उसे बोलते हैं डाउन टाइम पीरियड, डाउन टाइम पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसर्च का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। In many studies that span a long period of a time, participants in the study may leave. This constitute which of the following threats to internal validity? आपको सारे थ्रेड्स पढ़ने हैं इंटरनल वैलिडिटी की, जैसे हिस्ट्री, आपका मैच्योरेशन,
टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, मॉरलिटी, मैच्योरेशन। तो इसमें क्या है कीवर्ड, स्टूडेंट में लीव या ड्रॉप कर देना। देखिए इतना ज्यादा टाइम हो जाता है पढ़ते पढ़ते, रिसर्च पढ़ते पढ़ते, ठीक है, तो उसमें क्या होता है पार्टिसिपेंट्स छोड़ देते हैं बीच में, ड्रॉप कर देते हैं, तो ये होता है आपका मोर्टेलिटी या फिर ऑल्टरेशन। इसका दूसरा वर्ड याद रखिएगा, ऑल्टरेशन भी आ जाता है पेपर में, या तो मोर्टेलिटी या तो ऑल्टरेशन, जहां पर स्टूडेंट, इसका सिर्फ एक याद रखिएगा, स्टूडेंट या तो ड्रॉप कर देगा या तो छोड़ देगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मोर्टेलिटी। अब मैच्योरेशन क्या होता है, मैच्योरेशन जब आपने कोई, जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे हो लेकिन उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है आप बोर हो जाते हो या थक जाते हो, या आपसे एज से रिलेटेड ऐसा चीज हो जाती है कि आपसे अब नहीं होगा रिसर्च, उसे बोलते हैं मैच्योरेशन, ठीक है। जब आप थकावट की वजह से, टायर्डनेस की वजह से, फटीक की वजह से, ठीक है, या फिर आप किसी और रीजन की वजह से, एज रिलेटेड इश्यूज की वजह से जब आपके रिसर्च में जो फर्क पड़ता है, तो वो थ्रेट आपका मैच्योरेशन होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन होता है जब कोई भी रिसर्च को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे चेकलिस्ट, ग्राफिंग, रेटिंग स्केल, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर मोर्टेलिटी हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यही तक था, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अगर जेन्युइनली आपको टीचिंग अच्छी लगती है, कंटेंट क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे एक बार आप जरूर बताइएगा, और तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।